हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो लेसन है ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है जो 2026 के प्रीलिम्स का पेपर देने वाले हैं। तो आज हम बहुत ही ब्रीफ वीडियो में समझने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। आप सभी लोगों को पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशनलाइज करी जाती है बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री। सो इन केस ऑफ इंडिया आपको नजर आएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑपरेशनलाइज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी की पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसका क्या ओवरऑल पर्पस होता है। सो मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेजर पर्पस है वो है हमारी कंट्री के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी को लेकर आना, यानी कि इन्फ्लेशन को मैनेज करना। अगर इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में मैनेज नहीं होता सो जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो बहुत कम हो सकती है और लोगों की डेली लाइफ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। तो मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को ऊपर और नीचे करती है। अब वो कौन से इंटरेस्ट रेट हैं वो हम थोड़ी ही देर में समझेंगे। लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट को मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा एडजस्ट करा जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और द कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी, वैसे ही ग्रोथ को सपोर्ट करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोविड 19 के समय पे हमें नजर आ रहा था ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर शट डाउन। सो मॉनेटरी पॉलिसी क्या कर रही थी, कंटिन्यूसली उस समय पर इंटरेस्ट रेट को कम कर रही थी सो दैट पीपल आर एनकरेज्ड टू टेक मोर लोन्स फ्रॉम द बैंक और द सिस्टम। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। वैसे ऑब्जेक्टिव माना जाता है लेकिन कुछ खास जो है वो हम कोरिलेशन नहीं निकाल पाते, बट इसमें ये कोरिलेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मॉनेटरी पॉलिसी ने बोला कि इस मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में ये बोला गया कि हम इंटरेस्ट रेट को कम कर रहे हैं। सो इट मींस जो बिजनेसेस हैं नाउ दे वुड हैव एक्सेस टू चीपर क्रेडिट। व्हेन बिजनेसेस हैव एक्सेस टू चीपर क्रेडिट so they would expand their operation, and when you will expand your operation you will need a larger workforce। तो वर्कफोर्स जो है वो आप बढ़ाओगे। सो दिस इज हाउ वी कैन कनेक्ट कि हाउ अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट कुड बी इंक्रीज और डिक्रीज विद द हेल्प ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। फिर एक्सचेंज रेट। वैसे एक्सचेंज रेट की बात करें तो इंडियन करेंसी इस साल 2026 में 6% के आसपास डेप्रीशिएट कर चुकी है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हम रुपी को जो है वो एक स्टेबल वैल्यू दे सके, क्योंकि रुपी जिस हिसाब से डेप्रीशिएट हो रही है उस हिसाब से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इस समय पर इंपोर्टर्स को। अब आपको यहां पर यह समझना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस करता है जिसके थ्रू रुपी की वैल्यू को स्टेबलाइज करा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। जैसे कभी कभार क्या होता है कि इंडियन रुपी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट कर जाता है, तो इंडियन रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेक्स मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर्स को बेचना चालू करता है। और जब वो डॉलर्स को बेचता है तो वो डॉलर्स की सप्लाई को बढ़ाता है और रुपी की डिमांड को भी बढ़ाता है। तो जब भी किस करेंसी की सप्लाई जो है वो कम है और डिमांड ज्यादा है तो उस समय पर उसकी वैल्यू बढ़ती है। इस समय पर वो डॉलर की है, पर अभी वो आर्टिफिशियली रुपी की डिमांड बढ़ा रहे हैं डॉलर को बेचकर, पर उससे ज्यादा फर्क नहीं आता। मतलब अगर कोई ऑपरेशन होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब ऑपरेशन का मतलब कि उन्होंने बहुत ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डॉलर बेचे हैं, तो कभी कभार रुपी की अमाउंट में आपको नजर आएगा कि रुपए 1-2 रुपए नीचे भी हो जाता है। जैसे 96 हो गया आज, तो शायद 94 पर या 94.5 पर खुले अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डॉलर्स बहुत ज्यादा बेच रहा है अंतरराष्ट्रीय बाजार में। तो ये कुछ 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें नजर आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। मॉनेटरी पॉलिसी को ये भी बोला जाता है कि उसका एक इन्फ्लेशन का टारगेट है। वैसे वो चीज अगर मैं बात करूं तो वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग की होती है। ये 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ और गवर्नमेंट ने ये बोला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि आपको जो इन्फ्लेशन है वो एक रेंज में रखना होगा, और वो रेंज निकल कर आई 2% से 6% के बीच में। यानी कि 4% आइडियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, +2% यानी कि 6 हो जाएगा ये, और -2% यानी कि अब ये 2 हो जाएगा। तो इसी के रेंज में अगर इन्फ्लेशन रहेगा तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कंट्री जो है वो अच्छी कंडीशन में चल रही है। लेकिन जैसे ही ये 2% से नीचे जाता है इन्फ्लेशन, और या फिर ये 2%, 4-6% से ऊपर जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिटर्न में देना होगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ।
अच्छा, ये इस चीज को हम बोलते हैं FIT अप्रोच। FIT मतलब फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अब फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग सबसे पहली बार जो है वो न्यूजीलैंड के द्वारा स्टार्ट करी गई थी 1990 में, जो इंडिया ने 2016 में स्टार्ट करी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जो ये फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो बोली गई कि अडॉप्ट करो, ये उर्जित पटेल कमिटी के ही द्वारा बोली गई थी। उर्जित पटेल कमिटी रेकमेंडेड फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। और जब इसको इंप्लीमेंट करा गया था, उसके कुछ समय बाद ही उर्जित पटेल जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो है वो बने थे। अब क्वांटिटेटिव टूल्स होता है, मतलब आरबीआई जो है वो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी, लिक्विडिटी जो है वो कैसे लेकर आती है। सबसे पहले आता है हमारा रेपो रेट। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेपो रेट? इसको अगर मैं पूरी तरीके से बात करूं, स्ट्रेच करूं वर्ड को, तो इसका मतलब होता है रीपर्चेज रेट। रेपो रेट का सिंपल अर्थ यही होता है कि इट इज द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव्स लोन टू दी बैंक्स ऑफ आर कंट्री। अब वो कौन से बैंक्स होते हैं? वो होते हैं स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स वो होते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के स्केड्यूल 1 में एडेड है। अब स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो हैं उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, चाहे वो आपका प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो आपका पब्लिक बैंक हो, चाहे वो आपका कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे वो आपका ये क्या बोलते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, तो ये या फॉरेन बैंक हो, ये सारे स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है जो आरबीआई के स्केड्यूल 1 में एडेड है। अब हम रेपो रेट की बात कर रहे थे, तो इट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू द बैंक्स, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। बट सेंट्रल बैंक अगर लोन दे रहा है तो इसके बदले आपसे कुछ गिरवी रखवाएगा, मॉर्गेज रखवाएगा, कोई गारंटी रखवाएगा। अब इस गारंटी में हम क्या देखते हैं? गारंटी में बैंक्स कहते हैं कि भाई हम आपसे, मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हैं, तो वो 1 करोड़ रुपए के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रख देंगे। मान लीजिए कि मेरे पास एक कागज है जिसमें ये लिखा हुआ है कि 1 करोड़ रुपए मुझे 1 साल बाद मिलेगा, तो यही चीज मेरे लिए तो 1 करोड़ रुपए की है 1 साल के बाद। तो अभी मैं उसको गिरवी रख रहा हूं और उसके बदले 1 करोड़ रुपए कैश ले रहा हूं। इसी इसी सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि ये रेपो रेट है। जैसे ही गवर्नमेंट, जैसे ही जो जो बैंक है वो अपना लोन चुका देता है आरबीआई को, है ना, रेपो रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट है। तो मान लीजिए 1 करोड़ रुपए लोन लिया, रेपो रेट चल रहा है 4.5%, तो आपने 4.5 लाख रुपए इंटरेस्ट चुकाया, 1 करोड़ रुपए प्रिंसिपल अमाउंट चुकाया, तो आपने 1 करोड़ 4.5 लाख रुपए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वापस कर दिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस कर देगा। सो इनडायरेक्टली यू रीपरचेज योर बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज। इसी को ही हम रेपो रेट बोलते हैं। सेकंड है हमारा कैश रिजर्व रेशो। अब बैंक के पास जितना भी पैसा होता है पब्लिक का, उसको हम लाइबिलिटी मानते हैं। क्यों? क्योंकि देख, आपका सेविंग अकाउंट में पैसा है तो बैंक उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देता है। मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। अब अगर वो सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है तो 2-2.5% के आसपास आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो बैंक आपको साल का 2.5 लाख रुपए इंटरेस्ट दे देगा। तो बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है, वो पैसा जो आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है। या ये तो हो गई सेविंग अकाउंट की बात। एक होता है फिक्स डिपॉजिट, एफडी। अब आपने बैंक से बोला कि भाई मुझे 10 लाख रुपए की एफडी करवानी है, तो बैंक ने कहा ठीक है आप एफडी करवा लीजिए, रेट चल रहा है 6.5%। तो 10 लाख रुपए के ऊपर 6.5% वो आपको जो है 65,000 रुपीज वो आपको इंटरेस्ट दे देंगे। अब वो इंटरेस्ट जो है वो बैंक को चुकाना पड़ रहा है। तो जितने भी डिपॉजिट्स बैंक के पास होते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट के रूप में हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट के रूप में हो, चाहे वो रेकरिंग डिपॉजिट के रूप में हो, वो बैंक के लिए लाइबिलिटी मानी जाती है। तो देयर इज अ टर्म जो हम इसमें यूज करते हैं जिसका मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। अब डिमांड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिमांड लाइबिलिटी का मतलब विच कैन बी डिमांडेड बाय कंज्यूमर एनी टाइम। एक कंज्यूमर जो है वो उसको कभी भी डिमांड कर सकता है, जैसे कि सेविंग अकाउंट का पैसा। लेकिन देर इज समथिंग कॉल्ड एज टाइम लाइबिलिटी। टाइम लाइबिलिटी का मतलब है कि एक कंज्यूमर जो है वो उसको एक टाइम के बाद ही डिमांड कर सकता है, एक टाइम के बाद ही विड्रॉ कर सकता है। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट फॉर एग्जांपल, कुछ टैक्स सेवर एफडीज होती हैं, वो 5 ईयर के लिए आती है और आप उसको तोड़ नहीं सकते किसी भी हालत में, तो वो पैसा आपको 5 साल बाद मिलता है। तो बैंक के पास जितना भी पैसा डिपॉजिट्स में है, चाहे वो सेविंग्स में हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट में हो, इनको मैं ऐड कर दूंगा, इसको बोलूंगा डिमांड लाइबिलिटी प्लस टाइम लाइबिलिटी।
तो इसको बोला जाता है NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब इसका 4% जो है, मान लीजिए कि कैश रिजर्व रेशियो है, लिखा हुआ है ना, परसेंटेज ऑफ बैंक्स NDTL केप्ट एज कैश विद RBI। मान लीजिए कि एक बैंक के पास 100 करोड़ रुपए NDTL है, मतलब 100 करोड़ रुपए उसके पास ओवरऑल डिपॉजिट है। अब वो जो 100 करोड़ रुपए का 4% होगा, यानी कि 4 करोड़ रुपए, वो एक बैंक क्या करेगा, वो RBI के पास वो कैश रखवा देगा, और वो कैश के रूप में ही रखवाया जाएगा। पर बैंक के लिए ये एक, मान लीजिए कि लॉस मेकिंग चीज रहती है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट बैंक को नहीं मिलता है। सिमिलरली दूसरा आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। अब इसमें बैंक जो है वो अपने टोटल NDTL का करीबन 18 से 22%, ये वेरी करता रहता है, वैसे अभी करीबन 18 या 17% के आसपास होगा, उतने परसेंटेज ऑफ मनी जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना जरूरी है किसी भी बैंक के लिए। कि मान लीजिए मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, मैं बैंक हूं, मेरे पास 100 करोड़ रुपए ओवरऑल डिपॉजिट्स हैं, अब उसका 18% मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगा या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदूंगा उसकी, ये भी बैंक के लिए मैंडेटरी रिजर्व है। तो ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। अब उसके बाद आता है हमारा बैंक रेट। इसमें आपको नजर आएगा कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं होती, और ये बैंक के द्वारा, मतलब RBI के द्वारा एक तरीके से अनसिक्योर्ड लेंडिंग मानी जाती है। पर आज की तारीख में 2026 की जब मैं बात करता हूं, तो रेपो रेट को ही हम एंकर रेट मानकर चलते हैं। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिवर्स रेपो रेट। वैसे रिवर्स रेपो रेट अब कम यूज होता है, पहले बहुत ज्यादा यूज हुआ करता था। RBI ने 2022-23 में बहुत सारे इसमें चेंजेस भी करे, मैं आपको बताता हूं क्या। रिवर्स रेपो रेट में ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं बैंक हूं और मेरे पास बहुत सारे लोगों के डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे से कोई लोन लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। इंटरेस्ट रेट भी इस समय पर लो चल रहा है। जब इंटरेस्ट रेट भी लो चल रहा है, मेरे पास डिपॉजिट्स भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो मुझे जो है वो घाटा होगा, क्योंकि जो मेरे पास डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं उस पर भी मुझे इंटरेस्ट देना होगा। तो उस समय पर बैंक जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, और वो कहता है कि भाई मेरे पास बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, आप ये पैसे अपनी तरफ जमा कर लो। तो बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूछेगा कि भाई मैंने आपसे इतने सारे पैसे ले लिए, अब मुझे इसके लिए इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो बैंक कहेगा बिल्कुल, जब हम आपसे पैसा लेते हैं तो आप हमसे इंटरेस्ट लेंगे, तो जब हम आपको पैसा जमा करवा रहे हैं तो आप भी हमें इंटरेस्ट दीजिए। तो रिवर्स रेपो रेट जो है वो जनरली या इन जनरल हमेशा जो है वो रेपो रेट से कम होता है। दूसरी चीज, तो अब बैंक बोलेगा अब हमने आपको इतना सारा पैसा दे दिया, आप हमें इंटरेस्ट देने के लिए तो मंजूर हो गए, अब साथ में कोलेटरल भी हो जाए, आप हमें गारंटी भी दीजिए। तो फिर RBI ने गारंटी भी देना चालू करी। लेकिन 2020 का समय आया कोविड में, अब उस समय पर बहुत सारे पैसे आ गए बैंकों के पास, बैंक्स के पास पैसा था, लोग खर्च नहीं कर रहे थे, सारा पैसा बैंक में रख रहे थे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे ऐसे बैंक आए जो रिवर्स रेपो रेट जैसे टूल का इस्तेमाल करना चाहते थे। तो 1-2 साल बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया टूल निकाला। उस टूल का नाम है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में सारा मैकेनिज्म सेम है। बैंक विल गो टू द RBI, दे विल गिव एक्सेस फंड्स टू द RBI एंड दे विल टेक इंटरेस्ट रेट। बट देयर इज वन थिंग विच इज चेंज, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब कोई कोलैटरल नहीं देगा। अगर बैंक को कोई डिपॉजिट करवाना है वो करवा सकता है, एक्सेस डिपॉजिट्स कैन बी डन, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहेगा भाई मैं कोलैटरल नहीं दूंगा इसमें। तो ये एक चीज आपको नोट करनी है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है वो जनरली कहीं पर पढ़ाई नहीं जाती है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब बात यह है कि क्वांटिटेटिव टूल से हम कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव टूल्स में मान लीजिए कि मैंने इंटरेस्ट रेट को अगर कम कर दिया, तो बैंक को कम इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। जब बैंक को कम इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा तो बैंक बाकी सारे लोगों को रिटेल लेवल पर जब वो लोन देगा, आप जैसे मेरे जैसे लोगों को लोन देगा घर के लिए, गाड़ी के लिए, तो वो भी कम इंटरेस्ट रेट पर देगा। तो जब लोन का रेट कम होता है तो लोन का पिकअप ज्यादा होता है, लोग ज्यादा लोन लेते हैं, विच एक्चुअली इंक्रीजेस द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड विच एक्चुअली बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे ही RBI को लगता है कि इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है, तो RBI क्या करेगा, RBI कहेगा कि भाई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए।
तो जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी टू सम एक्सटेंट स्लोज डाउन। तो यही चीजें हैं जो आपको यहां पर पता होनी चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ क्वालिटेटिव टूल्स भी होते हैं, है ना। क्वालिटेटिव अच्छा, यहां पर भी हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी रह गया। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में आपको नजर आता है ये जो फैसिलिटी है या ये टूल है, ये 2012-13 में लेकर आया गया था। अब इसमें कुछ भी नहीं होता, फर्क बस ये है, जैसे रेपो रेट में आप लोन लेते हैं तो आपको वो 2 से 4 दिन 5 दिन बाद मिलता है। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करता हूं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को लेकर, तो ये ओवरनाइट लेंडिंग फैसिलिटी है। मतलब आपको अगले दिन ही पैसा मिल जाएगा। लेकिन इसमें और रेपो रेट में बस एक ही फर्क है कि ये जो है वो थोड़ा प्रीमियम माना जाता है, मतलब इंटरेस्ट रेट इसमें ज्यादा लगाया जाता है, आई बिलीव 0.5% के आसपास, राइट। फिर इसमें तो ज्यादा हमें समझने वाली जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे जब उनको लगता है कि ओवरऑल मार्केट कंडीशन कैसी है, पहले वो ये देखते हैं। अगर उनको लगता है कि मार्केट में एडिक्वेट लिक्विडिटी है ना, व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी मींस कि हाउ मच फंड्स बैंक्स हैव। अगर बैंक्स के पास एडिक्वेट मनी है टू लेंड इन द पब्लिक, तो आरबीआई कुछ नहीं करता। लेकिन उनको लगता है दैट देयर इज स्कार्सिटी ऑफ लिक्विडिटी, बैंक्स डज नॉट हैव फंड्स टू लेंड इनटू द मार्केट, तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई कहेगा कि मेरे पास ना कुछ बॉन्ड्स, आपके पास कुछ बॉन्ड्स पड़े होंगे, वो बॉन्ड्स मुझे दे दो आप। तो आरबीआई विल स्टार्ट बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द बैंक्स। तो जब आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिलेंगी, आरबीआई विल पे यू इन कैश, तो बैंक्स को कैश मिल जाता है। लेकिन जब आरबीआई को लगता है कि लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज्यादा है और एक्सेस लिक्विडिटी इन्फ्लेशन पैदा करती है, तो आरबीआई कहेगा जो मेरे पास बॉन्ड्स है ना, वो मैं बॉन्ड्स आपको बेच रहा हूं, तो आप उसके मुझे कुछ पैसे दे दो। तो बैंक जो है वो एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट से खींच लेता है। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब भी सिक्योरिटीज को बाय करती है, जब भी सिक्योरिटी को बाय करती है, तो इट इज इंजेक्टिंग लिक्विडिटी। बट व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द बैंक, इट एक्चुअली एब्सॉर्ब द लिक्विडिटी। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है जो हमें पता होना चाहिए। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये कोविड में 2017 में लेकर आई गई थी। वैसे जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि बहुत सारी लिक्विडिटी है बाजार में, तो वो मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स को इशू कर देती है कि बैंक को ये बॉन्ड दे दिया कि हमने इतना आपसे इतना पैसा लिया, हम आपको उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट रेट दे देंगे, पर ये कैश आप हमें दे दो। तो अगेन इट इज अ स्पेशल शॉर्ट टर्म बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई behalf on the government of India. It absorbs excess liquidity when OMO is insufficient. तो जब ओपन मार्केट ऑपरेशन इनसफिशिएंट होते हैं तो फिर मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स का इस्तेमाल करा जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड दी क्वालिटेटिव टूल्स। अब थोड़ी सी वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट आप लोगों को ही समझाने के लिए मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूं। तो क्वालिटेटिव टूल्स क्या है? क्वालिटेटिव टूल्स में यहां पर आरबीआई इनडायरेक्टली चीजों को कर रहा है। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मार्जिन रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, आपके पास गोल्ड है, आज की तारीख में गोल्ड होना ही बहुत बड़ी बात है। मान लीजिए कि आपके पास 10 ग्राम गोल्ड है। हम एक नॉर्मल फिगर जो है वो मान के चलते हैं कि गोल्ड का जो वैल्यू है वो है 1,50,000 रुपीज पर 10 ग्राम, राइट। वैसे अभी भी गवर्नमेंट ने गोल्ड की ड्यूटी बढ़ा दी है और ओवरऑल गोल्ड के ऊपर 18% तक चार्जेस लग रहे हैं। बट एनीवे, कीपिंग ऑल दीज थिंग्स असाइड, 1.5 लाख रुपए का 10 ग्राम गोल्ड मिल रहा है। अब 10 ग्राम जो गोल्ड है वो 1.5 लाख रुपए का है। अब आपको यहां पर क्या समझना है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि हम मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को कम या ज्यादा करेंगे, तो उससे ओवरऑल कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो जाता है। कैसे? मान लीजिए कि मैं बोलता हूं कि मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो है इस समय पे 80%, राइट। अगर मैं बोल देता हूं कि हम इस मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को कम कर रहे हैं, यानी कि मैं इसको जो है वो 70% या फिर बोल देता हूं कि मुझे इसको 60% करना है, तो अगर मैं कंज्यूमर हूं और मुझे अपना गोल्ड गिरवी यानी कि मॉर्टगेज करना है, तो मुझे उसकी इतनी ही वैल्यू मिलेगी। जब मुझे इसकी इतनी ही वैल्यू मिलेगी तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं गोल्ड नहीं बेचूंगा या मैं गिरवी नहीं रखूंगा। तो ये क्यों करा जाता है? क्योंकि अक्सर लोग गोल्ड जो है वो गिरवी रखकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ काम करते हैं।
तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को जब स्लो डाउन करना होता है तो वो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को कम कर देंगे कि भाई आपको जो गोल्ड है, आपके पास 1.5 लाख का गोल्ड है, आप उसको 60% पर अगर लेकर आओगे तो आपको पता है उसका वैल्यू कम मिलने वाला है। तो आप कहोगे अगर कल को हम ईएमआई या गोल्ड की पेमेंट्स नहीं चुका पाए तो फिर हमारा 1.5 लाख का पूरा घाटा हो जाएगा और हमें पैसा भी कम मिला है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पीपल वुड रैदर स्टॉप कि भाई हमें गोल्ड गिरवी ही नहीं रखना। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो इट इज डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एंड इट्स लोन वैल्यू। कि मार्केट वैल्यू गोल्ड की 10-1.5 लाख है लेकिन उसका मुझे लोन वैल्यू 60-70% ही मिलेगा। तो जैसी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कम हो जाएंगी तो खर्चा कम हो जाता है, जैसी मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा कर देंगे तो खर्चा फिर बढ़ जाता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। अब आप सब लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हमारी जो घर का लोन है वो 30 साल का है, 20 साल का है, हमारी जो गाड़ी का लोन है वो 3 साल का है, 5 साल का है। तो मैक्सिमम लोन जो है वो एक गाड़ी पे 7 साल का होता है, मैक्सिमम लोन घर पर जो है वो 30 साल का होता है। ये बात आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। ये कौन सेट करता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट करता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ये भी बताता है कि कितना आप मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप गाड़ी के शोरूम पर जाएंगे तो वो पूछेंगे सर गाड़ी आप कैश करेंगे या सर फाइनेंस करवाएंगे। कैश का मतलब होता है कि आप सारी पेमेंट जो है वो चेक के थ्रू करेंगे अपने बैंक अकाउंट से। फाइनेंस का मतलब होता है कि आप गाड़ी का कुछ डाउन पेमेंट करेंगे और बाकी आप फाइनेंस करवा लेंगे। मान लीजिए कि 10 लाख रुपए की गाड़ी आप खरीद रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट बात यह है कि आप उसमें डाउन पेमेंट कितनी दे रहे हैं। तो जनरली जो है वो 10% डाउन पेमेंट हमें देखने को मिलती है कि आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, 1 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट दे दी, अब आप 9 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस वैल्यू को कौन सेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज की तारीख में ये सेट कर दे कि हम डाउन पेमेंट 50% कर रहे हैं, आधी से ज्यादा सड़कें खाली नजर आने वाली हैं, शोरूम वाले आपस में मारपीट करेंगे क्योंकि कुछ करने के लिए होगा नहीं उनके पास। ये हमारी इकोनॉमी एक एक्सपेंडिंग इकोनॉमी है। दैट इज वाई आपको नजर आएगा कि गाड़ियों की सेल इतनी ज्यादा होती है क्योंकि गाड़ी का फाइनेंस करवाना आसान है। अगर आप ये देखेंगे कि गाड़ियों की डाउन पेमेंट 50% कर दी जाए तो गाड़ी नहीं दिखेगी आपको अपने मोहल्ले के अंदर। सिमिलरली घर खरीदने जाएंगे तो 5% आप डाउन पेमेंट कर कर 95% लोन ले सकते हैं। ये रूल कौन सेट करता है? आरबीआई करता है। अगर इन्हें हाउस प्राइसेस को और ज्यादा बढ़ाना होगा या कम करना होगा तो वो इसके थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि अगर जब लोन ही नहीं मिलेगा तो घर कैसे बिकेंगे, तो फिर घर के प्राइसेस ऑटोमेटिकली कुछ हद तक कम हो सकते हैं। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी बट देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन एज ऑफ नाउ। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब गवर्नमेंट जो है वो लोन सेक्टर्स को कैप कर देती है जब उनको लगता है कि एक सेक्टर को बहुत ज्यादा लोन जा रहा है, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट को, फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक्स को, फॉर एग्जांपल सर्विस सेक्टर को। तो आरबीआई जो है वो बैंक्स को एक डायरेक्शन देगी कि इस सेक्टर को लोन देना अवॉइड करें, जिससे कि उस सेक्टर के अंदर एक्सेस लिक्विडिटी ना जाए। इसको हम बोलते हैं रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्शन एंड मॉरल सुएशन। ना मॉरल सुएशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या करा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई मैं जो है वो बोलता हूं आप लोगों को कि आप लोन जो है उसको अच्छी तरीके से ट्रांसमिट करिए। मतलब क्या हुआ, आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बोला कि आज से हम रेपो रेट को कम कर रहे हैं, मान लीजिए 50 बेसिस पॉइंट से। 50 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.5%, 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%। तो आरबीआई से दैट वी हैव रिड्यूस द रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि 0.5%। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रेपो रेट है वो 5% से 4.5% हो गया। लेकिन यही जो रिडक्शन हुआ ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं उन्होंने कंज्यूमर को पास नहीं करा। होम लोन का इंटरेस्ट रेट 0.5% से कम नहीं हुआ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एडवाइजरी या रिक्वेस्ट करेगा कि आप पॉलिसी ट्रेंड को फॉलो करें। अगर ये चीज नहीं करेंगे तो फिर वो डायरेक्ट एक्शन लेगा, अगर बैंक आरबीआई की कंडीशंस को नहीं कर रहा है। सो दीज आर दी क्वालिटेटिव टूल्स जो हमें समझ आना चाहिए। थोड़ा बहुत मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप्स को समझ लेते हैं। देन देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जो हमें समझनी चाहिए। देर इज अकोमोडेटिव, एक्सपेंशनरी, या हम इसको डोविश भी बोलते हैं। वाई डोविश बता देता हूं। जब भी मॉनेटरी पॉलिसी को लगता है या फिर मॉनेटरी रिजर्व बैंक को ऐसा लगता है कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा जो है वो ग्रोथ स्लो डाउन आ गया है,
मार्केट में डिमांड पिकअप नहीं कर रही है, लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो व्हाट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ensures that the bank or the repo rate has been brought down. Repo rate should be brought down, and when the repo rate is brought down, the loan seems attractive to the consumers. तो फिर वो ज्यादा खरीदारी करते हैं, which picks up the demand, which increases the economic growth, which actually boosts the production, which increases the we can say employment rate. तो ये कब होता है? जब स्लो ग्रोथ होती है या जब लो इन्फ्लेशन होता है। एक्शन क्या लेंगे? दे विल लोअर और मेंटेन लो पॉलिसी रेट, और इसका इफेक्ट क्या होगा? ये होगा। अब इसको एकोमोडेटिव भी बोला जाता है, यू आर एकोमोडेटिंग विद द कंडीशन। सेकंड, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यू आर एक्सपैंडिंग द मनी सप्लाई, आप पैसा मार्केट में इंजेक्ट कर रहे हो। थर्ड, इसको हम डोविश भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डोविश का मतलब होता है डव। डव सुना है, साबुन आता है, पर एक्चुअली में डव एक चिड़िया होती है, सफेद कबूतर, वो बहुत लो हाइट पे उड़ता है, तो इसलिए उसको डोविश मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है। न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी, जो चल रहा है वैसे ही चलने देंगे। एक होता है हॉकिश, या हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं इसको। ये तब होता है जब आप इंटरेस्ट रेट को ऊपर करते हो, जब आपको लगता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो इन्फ्लेशन ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता इकोनॉमी के लिए, तो आप कहते हो कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी को थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए। तो जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्लो डाउन करना चाहते हो, तो आप लोन को महंगा कर दो, यू विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट सच एज रेपो रेट, SLR, ये सारी चीजें। तो हाई इन्फ्लेशन थ्रेट जब भी होगा, ये पॉलिसी को अपनाया जाता है। इसका एक्शन क्या होगा? वी विल इंक्रीज द पॉलिसी रेट। इंपैक्ट क्या होगा? रिड्यूस मनी सप्लाई। तो आप क्या कर रहे हो? मनी सप्लाई को खींच रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, हेंस इट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसको हॉकिश बोला जाता है। बाज होता है ना, बाज बहुत ऊंचाई पर उठता है, तो इंटरेस्ट रेट को भी ऊंचाई पर रखा जाता है। हेंस ये मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ स्टांसेस हैं जो हमें समझ आने चाहिए। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज एंड विल हेल्प यू आउट, एंड हम कोशिश करेंगे कि अगले 5 दिनों के अंदर हम इकोनॉमिक्स का पूरा रिवीजन कर दें यूपीएससी 2026 के लिए। थैंक यू।